नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आइए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं बल्कि पूरे 25 बहुत ही महत्वपूर्ण सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट काम की खबरों को सिर्फ 5 मिनट में, जिसमें आज की यूपी की बड़ी घटनाओं के साथ साथ मौसम विभाग पर नजर डालते हुए आम आदमी के लिए राहत भरी खबर को देखते हैं। तो घड़ी में 6 बजने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें ताकि ब्रेकिंग अपडेट की जानकारी आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, आए नजर डालते हैं आज की पहली खबर पे। योगी सरकार बचाएगी किसानों को जलवायु परिवर्तन के खतरों से, जो कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जलवायु परिवर्तन से किसानों को सुरक्षित रखने के लिए कड़े कदम उठा रही है। जलवायु परिवर्तन भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती है, जिसका असर खासकर खेतीबाड़ी पर व्यापक रूप से देखा जा सकता है। यूपी सरकार ने इसके लिए एक विस्तृत रोडमैप तैयार किया है, जिसमें केंद्र सरकार भी सहयोग कर रही है। विशेषज्ञों के अनुसार कृषि विविधीकरण, जलवायु के अनुकूल फसलों का विकास और प्राकृतिक खेती जैसे उपाय इस संकट से निपटने के लिए आवश्यक है। योगी सरकार इन उपायों पर तेजी से काम कर रही है ताकि किसानों को जलवायु परिवर्तन से होने वाले खतरों से बचाया जा सके और प्रदेश की खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। बकाया बिल के बावजूद बदल सकेंगे बिजली कनेक्शन की कैटेगरी, जो कि उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक राहत की खबर है। अब अगर आपका बिजली का बिल बकाया है तो भी आप अपने कनेक्शन की कैटेगरी बदल सकेंगे। पावर कॉर्पोरेशन ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। पहले उपभोक्ताओं को कमर्शियल कनेक्शन से घरेलू कनेक्शन में बदलाव के लिए बकाया बिल जमा करना पड़ता था, लेकिन अब इस प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है। घरेलू कनेक्शन पर कमर्शियल गतिविधियां कर रहे उपभोक्ताओं के लिए भी एक अभियान चलाया जाएगा, जिससे कैटेगरी में बदलाव किया जा सके। इससे प्रदेश में बिजली कनेक्शनों की सही कैटेगरी सुनिश्चित की जाएगी और उपभोक्ताओं को अतिरिक्त वित्तीय भार से मुक्ति मिलेगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। रक्षाबंधन पर उमड़ी भक्तों की भीड़, शिवालयों में गूंजे बम बम भोले के जयकारे, जो कि रक्षाबंधन के मौके पर प्रदेश भर में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। बहनें शुभ मुहूर्त में अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध रही हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। यूपी सरकार ने रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की व्यवस्था की है, जिससे वे आसानी से अपने भाइयों से मिलने जा सके। वहीं सावन के अंतिम सोमवार पर शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। भक्तों ने भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित कर जलाभिषेक किया। कुछ भक्तों ने भगवान शिव को राखी भी बांधी। सुबह से ही शिवालयों के बाहर लंबी कतारें लगी रहीं, जहां भक्त भगवान शिव की पूजा में लीन नजर आए। एक और बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों आपको बता दें, महिलाओं से ठगी का मामला आया सामने। 7,000 रुपये महीने का लालच देकर दिलवाई मशीन, जो कि आगरा के ताजगंज क्षेत्र में महिलाओं से ठगी का एक गंभीर मामला सामने आया है। केंद्र सरकार की योजना का झांसा देकर महिलाओं से 7,000 रुपये महीने का वेतन दिलाने का वादा किया गया, जिसके बदले उन्हें 5,500 रुपये की सैनिटरी पैड पैकिंग मशीन खरीदने को कहा गया। लेकिन 1 महीने काम कराने के बाद ठगों ने संपर्क बंद कर दिया और मशीन भी किसी काम की नहीं रही। इस मामले में 100 से अधिक महिलाएं ठगी का शिकार हो चुकी हैं। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। केशव मौर्य और मुख्यमंत्री योगी की बढ़ती नजदीकियां, जो कि यूपी की राजनीति से एक अहम खबर सामने आई है। हाल ही में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए एक सकारात्मक बयान दिया है। पिछले दिनों बीजेपी के भीतर दोनों नेताओं के बीच मतभेद की खबरें आई थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह खटास खत्म हो गई है। मौर्य के इस बयान के बाद बीजेपी के लिए उपचुनाव की राह भी आसान हो सकती है, जिससे पार्टी में एकता और मजबूती की संभावना बढ़ गई है। ये स्थिति आगामी चुनावों में बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। एक और बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों आपको बता दें, अयोध्या में बैम्बू और प्रोजेक्ट लाइट चोरी के मामले में मुख्यमंत्री योगी का एक्शन, जो कि अयोध्या में रामपथ और भक्ति पथ पर लगाए गए 50 लाख रुपए से अधिक मूल्य के लगभग 3,800 बैम्बू और 36 प्रोजेक्ट लाइट्स के चोरी होने की खबर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री योगी ने फैजाबाद लोकसभा सीट की मिल्कीपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में इस मुद्दे पर विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार करने वाले को कोई नहीं बचा सकेगा और रामनगरी के विकास में कोई बाधा नहीं डाल सकेगा। योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान 75 करोड़ रुपए की परियोजना का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिससे अयोध्या का विकास और भी तेज होगा। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। शिव भक्त बने सपा सांसद अफजाल अंसारी, शिवालयों में की पूजा अर्चना, जो कि
सावन के अंतिम सोमवार से पहले गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों में जाकर शिवलिंग की पूजा की। रविवार को करैंडा क्षेत्र के नवलनाथ बाबा के मंदिर में पहुंचकर उन्होंने मंदिर में घंटा चढ़ाया और शिवलिंग की पूजा की। इसके बाद वे मौनी बाबा धाम पहुंचे और वहां भी दर्शन पूजन किया। इस दौरान सपा के कई कार्यकर्ता और समर्थक उनके साथ मौजूद रहे। अफजाल अंसारी का श्रावण महीने में मंदिरों का भ्रमण और पूजा करना सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इससे उनके राजनीतिक दृष्टिकोण पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है बुलंदशहर सड़क हादसे पर मुख्यमंत्री योगी का त्वरित एक्शन, जो कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुए सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर तुरंत संज्ञान लिया। उन्होंने पीड़ितों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की, जिसमें मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने घटना की जांच के लिए मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया है और प्रभारी मंत्री बृजेश सिंह को पीड़ितों से मिलने के लिए भेजा है। घायलों का इलाज मेरठ और दिल्ली के अस्पतालों में कराया जा रहा है और जिला प्रशासन इस पर कड़ी नजर रखे हुए है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी यूपी सरकार, जो कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को स्वीकार कर लिया है। मुख्यमंत्री योगी ने बैठक के दौरान स्पष्ट किया कि उनकी सरकार हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करेगी और सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि संविधान द्वारा दी गई आरक्षण की सुविधा का लाभ आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को मिलना चाहिए। बैठक में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री को हाईकोर्ट के फैसले की जानकारी दी। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की तैयारी, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 16 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा। इस दिन इसरो चंद्रयान 3 की सफलता का जश्न मनाएगा, जब चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। केंद्र सरकार ने इस उपलब्धि को सम्मानित करते हुए इस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है। इसरो की इस सफलता ने अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश की युवा पीढ़ी को प्रेरित करने का कार्य किया है। इस ऐतिहासिक दिन को पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाने की योजना बनाई गई है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने डॉक्टरों का ओपीडी सेवा में विरोध प्रदर्शन, जो कि दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर डॉक्टरों का प्रदर्शन आज 8वें दिन भी जारी रहा। कोलकाता के सरकारी मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के बाद यह विरोध शुरू हुआ है। एम्स और अन्य सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर 19 अगस्त से सड़क पर मुफ्त ओपीडी सेवाएं दे रहे हैं। इस दौरान मेडिसिन, सर्जरी, बाल चिकित्सा आदि कई प्रकार की मुफ्त सेवाएं दी जा रही हैं। डॉक्टरों ने स्वास्थ्य मंत्रालय से सख्त कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक विरोध जारी रहेगा। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे यूक्रेन और पोलैंड का दौरा, जो कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही यूक्रेन और पोलैंड का दौरा करेंगे। ये यात्रा रूस के साथ चल रहे संघर्ष के बाद यूक्रेन की उनकी पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय ने इस दौरे की पुष्टि की है और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 21 से 23 अगस्त के बीच इन देशों का दौरा करेंगे। ये यात्रा रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के 1 महीने बाद हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस दौरे का उद्देश्य रूस के साथ हुई हालिया मुलाकात के नतीजों को संतुलित करना है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें HAL में विभिन्न पदों के लिए वैकेंसी आवेदन शुरू, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने विभिन्न पदों के लिए वैकेंसी की घोषणा की है। इंजीनियर ग्रेजुएट्स के पदों पर अप्रेंटिसशिप के लिए उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 4 साल की BE BTech B फार्म की डिग्री होनी चाहिए। डिप्लोमा के लिए 3 साल का डिप्लोमा अनिवार्य है। नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट्स के लिए 3-4 साल की रेगुलर ग्रेजुएट डिग्री धारक आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी इस वैकेंसी से संबंधित सभी जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सरकार का बड़ा कदम, जो कि भारत सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। सरकार देश में ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स GPU की तैयारी कर रही है, जो AI के विकास में अहम भूमिका निभाएंगे। इस पहल के तहत केवल भारतीय कंपनियों को ही AI मार्केट में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। विदेशी कंपनियों को इस प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा यदि उनका भारतीय कंपनियों के साथ कोई संबंध नहीं है। इस निर्णय से यह सुनिश्चित होगा कि AI के क्षेत्र में भारत की प्रगति और नवाचार को बढ़ावा मिले।
अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है प्रयागराज वाराणसी हाईवे की बाई लेन आज से होगी आमजन के लिए खुली, जो कि प्रयागराज वाराणसी हाईवे की बाई लेन, जिसे सावन के महीने में कांवड़ियों के लिए आरक्षित किया गया था, अब आमजन के लिए खोल दी जाएगी। सोमवार को सावन का पवित्र महीना समाप्त होते ही मंगलवार से इस लेन पर आमजन का आवागमन शुरू हो जाएगा। एडीसीपी ट्रैफिक राजेश कुमार पांडे ने बताया कि भीड़ के दबाव का आकलन करने के बाद यह निर्णय लिया गया है। अब हाईवे पर दोनों लेन का इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिससे यातायात में आसानी होगी और किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, गोरखपुर की छात्राओं ने बनाई सैटेलाइट राखी, भाइयों की सुरक्षा के लिए होगी मददगार। जो कि गोरखपुर के आईटीएम गीदड़ की बीसीए सेकंड ईयर की छात्राओं ने इस रक्षाबंधन के लिए एक खास सैटेलाइट राखी तैयार की है, जो भाइयों को इमरजेंसी में सुरक्षा प्रदान करेगी। इस राखी में सैटेलाइट रेडियो सिग्नल चिप लगाया गया है, जिससे दुर्घटना या मुसीबत के वक्त बिना मोबाइल फोन के ही इमरजेंसी नंबर पर संपर्क किया जा सकेगा। राखी में 2 नंबर सेट किए जा सकते हैं और इसमें लगे सेंसर दुर्घटना के समय सक्रिय हो जाते हैं। यह अनोखी राखी सिर्फ भाई की कलाई की शोभा नहीं बढ़ाएगी, बल्कि उसे आपातकालीन स्थिति में मदद भी पहुंचाएगी। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, आरबीआई ने P2P लोन नियमों में किए बदलाव, जानिए क्या होगा असर। जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म NBFC P2P के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार P2P प्लेटफॉर्म को निवेश उत्पाद के रूप में पीयर टू पीयर लैंडिंग को बढ़ावा देने से रोका गया है। साथ ही लोन बढ़ोतरी पर भी रोक लगाई गई है और कुल जोखिम को 50 लाख रुपए तक सीमित किया गया है। नए नियमों के अनुसार इन प्लेटफॉर्म्स को किसी भी बीमा उत्पाद को क्रॉस सेल नहीं करना चाहिए जो क्रेडिट बढ़ोतरी या गारंटी का नेचर रखते हो। ये बदलाव 3 महीने में लागू होंगे, जिससे लेंडर और उधारकर्ता के हित सुरक्षित रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।